हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद राघव सर। गाइस, आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की फर्स्ट पोएम जिसका नाम है द डस्ट ऑफ स्नो और इसके पोएट का नाम है, आप देख सकते हैं, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, जिनको हम कॉमनली जानते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के नाम से। और आपको मैं बता दूं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है आपके लिए और सबसे बड़ी बात ये है कि ये किसी भी बोर्ड में आ सकती है। ज़रूरी नहीं है किसी CBSE बोर्ड या UP बोर्ड में ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट गाइज इन मैनी ऑफ द बोर्ड्स दैट आर रनिंग इन इंडिया इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम। ओके, और इसके जो पोएट हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, ही बिलोंग्स टू USA। वो एक अमेरिकन पोएट हैं और ये पोएम जो है वो काफ़ी हद तक आपको एक मैसेज देकर जाएगी। तो गाइज शुरुआत करते हैं पोएम की। पोएम का लाइन बाय लाइन हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, इसमें आने वाली पोएटिक डिवाइसेस क्या है। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट करे शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। सो गाइज लेट्स रीड द पोएम फर्स्ट। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। सबसे पहले मैं इसकी वर्ड मीनिंग आपको बता दूं। द वे का मतलब तरीका, क्रो आप जानते हैं कौवे को बोलते हैं, शुक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मूव कराना, क्या होना, किसी भी चीज़ को मूव करना। और डाउन, यू नो दैट द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट का मतलब वैसे धूल होती है, बट गाइज डस्ट ऑफ स्नो का यहाँ पर मतलब है बर्फ के पार्टिकल्स, एकदम जो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं स्नो के, उनको बोला गया यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो। उसके बाद फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक क्या है? इट इज़ अ पॉइजनस ट्री जिसको काफ़ी ज़्यादा बैड माना जाता है डिफरेंट कंट्रीज में। आगे हैज़ गिवन माई हार्ट, गिवन का मतलब देना होता है, हार्ट का मतलब हमारा हृदय होता है या हमारा दिल होता है। चेंज ऑफ मूड, मूड का मतलब हमारा जो मूड जो होता है। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई रूड, रूड का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सॉरी फील करना, क्या होता है? सॉरी फील कर देना। या फिर इस पोएम के सेंस में देखें तो उसका मतलब एक ये भी होता है कि किसी चीज़ को बर्बाद कर देना। तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, मतलब वो तरीका जिससे एक कौवे ने मेरे ऊपर, ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के जो पार्टिकल्स थे वो मेरे ऊपर गिराए, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, और कहाँ से गिराए? हेमलॉक ट्री से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे समाज में, या सिर्फ हमारे समाज में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर देश के हर समाज में कुछ अंधविश्वास होते हैं जिनको हम बोलते हैं सुपरस्टिशंस। हमारे समाज में मानते हैं कहीं बिल्ली अगर रास्ता काट जाती है तो फिर आगे नहीं बढ़िए, या अगर घर से निकलते वक्त छींक आ जाती है तो हम कहते हैं कि कुछ अशुभ होगा। तो वैसे ही डिफरेंट कंट्रीज में भी कुछ अशुभ चीज़ें मानी जाती हैं जिनको बोलते हैं एल ओमेंस। क्या बोलते हैं? एल ओमेंस। तो गाइज यहाँ पर आप दो एल ओमेंस देखेंगे। द फर्स्ट वन इज क्रो एंड द सेकंड वन इज हेमलॉक ट्री। ये दोनों ही चीज़ें विदेशों में अशुभ मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? अशुभ मानी जाती है, मतलब कि ये ऑस्पिशियस नहीं होती है, इनको एल ओमेंस माना जाता है, बैड माना जाता है। और अगर ये कहीं पर दिख रहे हैं तो निश्चित रूप से उसको बैड कंसीडर किया जाता है। तो इस पोएम के थ्रू रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये भी बताना चाहते हैं कि जो ये एल ओमेंस जो हम कंसीडर करते हैं, क्या वो रियल में एल ओमेंस होते हैं या सिर्फ हमारी सोच का नतीजा होता है। तो देखते हैं, यहाँ पर दो एल ओमेंस दिखाए गए हैं और दोनों से ही कुछ पॉजिटिव होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। किस तरीके से? मतलब वो तरीका जिससे एक क्रो ने मेरे ऊपर बर्फ के पार्टिकल्स गिराए, और कहाँ से गिराए? हेमलॉक ट्री से। मतलब आप कह सकते हैं कि पोएट कहीं पर जा रहा था, या आप कह सकते हैं कि पोएट हेमलॉक ट्री के पास बैठा हुआ था, उसके ऊपर जो एक क्रो बैठा हुआ था उसने या तो एक फ्लाइट ली होगी, उसने अपनी उड़ान भरी होगी, या किसी तरीके से कोई मूवमेंट किया होगा जिससे जो बर्फ के पार्टिकल्स थे वो पोएट के ऊपर, उसके सिर पर हो सकता है या उसके शोल्डर्स पर गिर गए होंगे। आगे बढ़ते पोएम में। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। Has given my heart मतलब कि जो ये यहाँ पे घटना हुई कि बर्फ के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल थे वो मेरे ऊपर गिरे, उससे क्या हुआ? इट हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मतलब कि इससे मेरे जो मूड था वो एकदम चेंज हो गया। क्या हो गया? मूड चेंज हो गया। अब आप ये कहेंगे कि मूड चेंज तो हो गया, लेकिन क्या पॉजिटिविटी में चेंज हुआ या नेगेटिविटी में? तो आगे की लाइन में देखते हैं। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और मेरे उस दिन का, सेव्ड सम पार्ट, उस दिन का कुछ हिस्सा, सम पार्ट बचा लिया जो मैं बर्बाद कर चुका था। अब ऑब्वियसली अगर दिन का कोई हिस्सा बर्बाद किया गया है तो निश्चित रूप से पोएट का जो मूड था वो ऑफ था, बट इस छोटे से इंसिडेंट ने पोएट के मूड को अच्छा कर दिया और पोएट हैप्पी हो गया। कैसा हो गया? पोएट हैप्पी हो गया। तो सबसे पहले तो हमको यही सोचना है
कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, स्मॉलेस्ट थिंग होती है, जिनका हमारी लाइफ में मोस्टली कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, हम उनको इग्नोर कर देते हैं, बट गाइज वो चीज़ें भी हमारी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। जैसे कि यहाँ पर इल ओमेंस माने जाने वाले क्रो ने और हेमलॉक ट्री ने एक ऐसा चेंज किया जिससे कि पोइट का मूड जो था वो काफ़ी हैप्पी हो गया। तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें देखनी, सबसे पहले ये कि हमारे समाज में जो अंधविश्वास होते हैं उनको एकदम से शैटर करना है, उनको एकदम से नहीं मानना है, क्योंकि वो हमारे सिर्फ दिमाग की कल्पना होती है, वो रियलिटी में कहीं कुछ ऐसा होता नहीं है। और दूसरी बात, नेचर जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हीलिंग सब्सटेंस ग्रो कर सकती है, मतलब कि हमारे लिए सूदिंग होती है, हमको किसी भी मुसीबत से निकालने में नेचर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, और छोटी छोटी बातें जिनको हम इग्नोर कर देते हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में प्ले कर सकती हैं। ओके गाइस, तो ये थी आपकी पोएम जिसको आपने प्रॉपर्ली समझा होगा। अब देखते हैं इसकी राइमिंग स्कीम। क्या देखेंगे? राइमिंग स्कीम पर एक क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली आता है। तो राइमिंग स्कीम कैसे कैच करते हैं हम लोग? हमको किसी भी स्टेंजा में उसके लास्ट वर्ड्स को देखना है। दिस इज क्रो, दिस इज मी, दिस इज स्नो एंड दिस इज ट्री। तो आपको ये देखना है कौन सा वर्ड किसके साथ राइम कर रहा है। फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है क्रो, इसको हमने ए कंसीडर कर लिया। क्या कंसीडर किया? ए। अब क्रो से राइम क्या कर रहा है? मी कर रहा है? नहीं कर रहा। स्नो कर रहा है ना? जी हाँ, स्नो एंड क्रो। तो हम इसको भी ए कंसीडर करेंगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आइए आप, क्या आपको कहीं क्रो जैसा कुछ दिख रहा? क्रो, स्नो। अब यहाँ पर मी देखिए, मी को हम कंसीडर करेंगे बी। क्या कंसीडर कर लिया? बी। तो ट्री उससे राइम कर रहा, तो ये भी बी हो गया। तो इसकी राइमिंग स्कीम जो हो गई, क्या हो गई? राइमिंग स्कीम जो इसकी हो गई वो क्या है? ए बी, ए बी। ओके गाइज, ए बी, ए बी। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो हार्ट, इसको ए कंसीडर किया, इससे राइम कर रहा पार्ट, तो ये भी ए हो गया। मूड को बी कंसीडर किया, सेम इससे राइम कर रहा रूड, तो इसकी भी राइम स्कीम वही है, ए बी, ए बी। मतलब कि दोनों स्टेंजा में सेम राइम स्कीम आ रही है। ओके गाइज, तो ये हो गई आपकी राइमिंग स्कीम। अब देखते हैं कि कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज इसमें किया गया है। तो गाइज आप इस लाइन में देखिएगा, इसमें आपको दिखेगा हैज़ गिवन माई हार्ट, एच और एच। अगर कहीं पर क्लोज वर्ड्स लिखे हुए हैं और उनका जो फर्स्ट लेटर है वो एक दूसरे से मैच कर रहा है, तो वहाँ पर जो साउंड होता है वो एलिट्रेशन होता है। तो गाइज इस लाइन में मेरा साउंड आया है हैज़ गिवन माई हार्ट, ये है एलिट्रेशन। व्हाट इज दैट? इट इज़ द यूज ऑफ एलिट्रेशन। ओके, दूसरा जो यूज आपको देखना पोएटिक डिवाइस का वो आप देख सकते हैं इस लाइन में, शूक, डाउन, ऑन। यहाँ पे देखिए आपको ओ साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, और आप कह सकते हैं इसको एलिट्रेशन कह सकते हैं, बट गाइज एलिट्रेशन नहीं है ये। बिकॉज एलिट्रेशन में क्या होता है, आप कोई भी लेटर रिपीट हो रहा हो, लेकिन पर्टिकुलर तरीके से अगर कोई वॉवल साउंड रिपीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ओ है और ओ क्या है? इट इज़ द वॉवल साउंड। अगर वॉवल साउंड रिपीट हो रहा तो ये होता है एजोनेंस। क्या होता है? इट इज कॉल्ड एजोनेंस। व्हाट इज दैट? एजोनेंस। ओके, तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज हुई है वो मैं पहले आपको बता दूं क्या है। उसको बोलते हैं इंजैम्बमेंट। व्हाट इज दैट? इट इज कॉल्ड इंजैम्बमेंट। अब इंजैम्बमेंट होता क्या है गाइज? अगर आप देखेंगे इस पोएम में तो एक सेंटेंस, या आप कह सकते हैं जो बताना शुरू किया पोएट ने, The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. यहाँ से सेंटेंस शुरू हुआ है और पूरा सीधा सीधा जाके यहाँ पर फिनिश हुआ है ये। तो आप कह सकते हैं कि जब कोई सेंटेंस शुरू होकर पैरास को ना देखकर, मतलब कि पैरा चेंज हो जाए लेकिन फिर भी सेंटेंस आपका कॉन्टिन्यूटी में रहे, तो वहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज़ होती है वो होती है इंजैम्बमेंट। क्या होती है? इंजैम्बमेंट। तो 3 पोएटिक डिवाइस मैंने आपको बताई हैं, इसको आप दिमाग में रखिएगा, और राइमिंग स्कीम भी आपको बता दी मैंने। गाइज ये थी आपकी पोएम जिसको मैंने प्रॉपर्ली समझाने की पूरी कोशिश की। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइएगा। रही बात इसके सेंट्रल आइडिया की, तो निश्चित रूप से आने वाले वीडियोज़ में आपको सेंट्रल आइडिया भी मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। आप इसको अपने 10th के बोर्ड के एग्जाम में प्रॉपर्ली यूज करेंगे और इससे आगे भी फायदा उठाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।